नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में। मैं हूं अजय मिश्र। आज हम बात करेंगे रुपए के बढ़ते रुतबे की। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब लगातार रुपए की जो स्वीकार्यता है वो बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कि जुलाई में हमने पहली बार ये कहा था कि अब भारत की ये कोशिश होगी कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जब भी हम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका भुगतान रुपए में क्यों नहीं किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉलर में जो लगातार तेजी देखी जा रही थी, उससे पूरी दुनिया की जो मुद्राएं थी उस पर बुरा असर दिखाई दे रहा था, उसमें कमजोरी दिखाई दे रही थी। ऐसे में एक पहल की भारत ने कि क्या हम अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का या फिर लोकल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए हमने कोशिश की इस बात की कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए को बढ़ावा दिया जाए और कुछ देश जहां से हम कारोबार करते हैं वहां की लोकल करेंसी में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की शुरुआत की जाए। और इसलिए आरबीआई ने शुरुआत की। लेकिन ये कैसे होगा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार? अभी तक क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में जब भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उसमें डॉलर की प्राथमिकता होती है, क्योंकि डॉलर एक एक्सेप्टेड मुद्रा है पूरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विनिमय के लिए, एक्सचेंज रेट्स के निर्धारण के लिए। किस मुद्रा की कितनी कीमत होनी चाहिए उसका एक जो बेंचमार्क है वो डॉलर को माना जाता है। लेकिन अगर हम लोकल करेंसी में इस ट्रेड को बढ़ावा देते हैं तो ये कारोबार होगा कैसे? इसके लिए तीन चीजें हैं। एक तो आपकी इनवॉइसिंग, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसकी इनवॉइसिंग आपकी स्थानीय लोकल करेंसी यानी रुपए में ही की जाएगी। उसके बाद जिस पार्टनर कंट्री के साथ आपका निर्यात या आयात होने जा रहा है उसके साथ भारत के रुपए की क्या स्थिति है, उसके लिए जो एक्सचेंज है वो बाजार में तय किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, एक्सचेंज बाजार में वो कीमत तय होगी और उसके बाद जो फाइनल सेटलमेंट है वो भी रुपए में ही होगा। अब अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों ही किया जाता है, आपको समझना होगा कि एक स्पेशल वेस्ट्रो अकाउंट बनाया जाएगा जो कि आपके देश में यानी भारत में ये वेस्ट्रो अकाउंट होगा, और जो हमारा पार्टनर कंट्री है उसके साथ में वो वेस्ट्रो अकाउंट उसके साथ मिलकर के खोला जाएगा। जब कोई मान लीजिए इंपोर्ट करता है तो उसको जो अभी जो पैसा अदा करना होता है वो हम डॉलर में पे करते हैं, लेकिन अभी वेस्ट्रो अकाउंट खोलने के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट के अगेंस्ट में जो हमें पेमेंट करना है हम रुपए में करेंगे उस वेस्ट्रो अकाउंट में। उस वेस्ट्रो अकाउंट से सीधे उस देश में जो हमारा पार्टनर है किसी दूसरे देश में, उसके लोकल करेंसी में उसको भुगतान हो जाएगा। और इसी तरह से हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में उस वेस्ट्रो अकाउंट में रुपए में पैसा आएगा और वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो इसमें जो डॉलर का जो एक तरह से जो मीडिएशन है वो खत्म हो जाएगा। तो अब हम बड़ा सवाल ये कर रहे हैं इस पूरी चर्चा में कि इससे होगा क्या, और सवाल जो हम उठा रहे हैं वो क्या इस चर्चा में अब अगले आधे घंटे के दौरान जो हम चर्चा करेंगे उसमें दो तीन बिंदु हैं कि क्या रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की अनुमति देने से डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होने जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि निर्भरता जो डॉलर पर है क्या उसमें कमी आएगी, ये एक बड़ा सवाल। उसके बाद क्या रुपए में कारोबार बढ़ने से हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर के एक प्रेशर बनाया जाता है, दबाव की स्थिति कभी कभी आती है, क्या उसमें कमी आएगी। और फिर हमारे मुख्य कारोबारी देश जिनके साथ लोकल करेंसी में लेन देन होगा तो देश में आयात और निर्यात की स्थिति पर कितना फर्क पड़ेगा। ये आज की चर्चा में कुछ बड़े सवाल। और अब हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चरण सिंह जो कि सीईओ हैं ईगोर फाउंडेशन के। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब वक्त निकालने के लिए। और पूर्व कुलपति IAFT मनोज पंत जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का। डॉक्टर चरण सिंह, आप ही से शुरुआत करते हैं। लेमैन टर्म्स में अगर हम आपसे समझना चाहें कि ये डी डॉलराइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसकी जरूरत क्यों आन पड़ी कि हम अब रुपए में ट्रेड करने की सोच रहे हैं, डॉलर में नहीं? ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया वेस्ट्रो अकाउंट खोलने का, और इसमें रुपए की जो अहमियत बढ़ेगी वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। वैसे मैं आपसे एक बात कहनी चाहूंगा, अगर आप देखें तो हमारी इंडियन रुपी हमारे बॉर्डर्स पे ट्रेड हो रहा था, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। और अगर आप 1970 में देखें तो मिडिल ईस्ट में भी हमारा रुपी ट्रेड होता था, तो भुगतान होता था। उसके बाद जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा, IMF और वर्ल्ड बैंक का बोलबाला हुआ, तो सारी की सारी इनवॉइसिंग फिर US डॉलर में होने लग गई। यहाँ तक कि 2015-16 में एक स्टडी हुई थी, वो स्टडी के मुताबिक जहां पर USA ट्रेड पार्टनर नहीं है, समझिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है, USA ट्रेड पार्टनर नहीं है,
85% ट्रेड इनवॉइसिंग यूएस डॉलर में होती थी। तो ये तो एक किस्म का ये बात हो गई, ये कोई मापदंड ही नहीं रह गया, करेंसी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई यूएसए की, और इसलिए सब कंट्रीज को अपने इंटरनेशनल रिजर्व्स में यूएस डॉलर रखना अनिवार्य हो गया। उससे पहले पाउंड स्टर्लिंग होता था, कुछ टाइम के लिए जर्मन मार्क भी होता था। इस दौरान आप हैरान होंगे, चाइना ने कितने रोड शो लगाए कि आप चाइनीज करेंसी को यूज करिए रेनमिनबी को ट्रेड करने के लिए। पर जिस तरीके का रुतबा कोविड के बाद और पिछले कुछ वर्षों में भारत का बना है, तो ट्रेड के साथ साथ हम लोगों की इनवॉइसिंग भी इंडियन रुपी में शुरू हुई। सबसे बड़ी बात यहां आई जब रिसेंटली आपने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ट्रेड की बात हो रही थी, तो काफी प्रेशर सैंक्शंस के कारण बढ़ा, पर इंडिया ने बहुत मजबूती दिखाई और इंडिया ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, कहा कि हम लोग ठीक है इंडियन रुपी में ट्रेड करना शुरू करेंगे। जैसे वो किया, यूएस डॉलर की जो हेजेमनी थी, जो यूएस डॉलर का राज था, जो यूएस डॉलर के बिना व्यापार नहीं हो पा रहा था, वो एकदम टूट गया, बिखर गया। अभी आज आपने जैसे अपनी इंट्रोडक्शन में बताया है, अभी इनवॉइसिंग खुद इंडियन रुपी में होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो देश इनवॉइसिंग इंडियन रुपी में कर रहे हैं, यूं मत समझिए कि कमजोर देश है, इसमें मजबूत देश भी है, जर्मनी है, सिंगापुर है। तो जब इतने मजबूत देश, इजराइल है, यूके है, न्यूजीलैंड, इतने मजबूत देश इंडियन रुपी को भी अहमियत दे रहे हैं, तो जहां तक इंडिया का सवाल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में यूएस डॉलर की अहमियत का सवाल है, वो तो घटेगी, पर इससे ज्यादा इन देशों में भी यूएस डॉलर की, तो उससे क्या होगा, यूएस डॉलर की वैल्यू थोड़ी सीमा में रहने लगेगी, जो इंडियन रुपी है वो उतना स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा जी। तो दो चीजें मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं, एक तो ये इंडियन रुपी और भारत का अहमियत पूरी दुनिया में बढ़ गई है, और दूसरा जो अमेरिकन डॉलर का एक्सचेंज रेट हमेशा सताता था, उसका प्रेशर कम हुआ। प्रोफेसर मनोज पंत जी, अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये डॉलर की हेजेमनी जिसकी बात डॉक्टर चरण सिंह साहब कर रहे हैं, उसकी वजह, उसके पीछे का पूरा मनोविज्ञान या उसके पीछे की जो स्थिति है उसको थोड़ा सा समझाइए। और जिस तरह से हमने देखा कि डॉलर लगातार डोमिनेंट होता चला गया, क्यों पूरी दुनिया ने डॉलर की शक्ति को स्वीकार किया, अपने ट्रेड्स को डॉलर में करना स्वीकार किया, यहां तक कि पेट्रो डॉलर की स्थिति भी हमने देखी कि किस तरह से जो खाड़ी देश हैं उनमें डॉलर की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन किया गया। ऐसा हुआ क्यों, और फिर क्या हम ऐसे इन्फ्लक्स पॉइंट पे हैं जहां हम देख रहे हैं कि अब यहां से डॉलर की अहमियत थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएगी? मिश्रा जी, मुश्किल ये है ना कि हर एक आंसर आजकल पॉलिटिकल हो जा रहा है। डॉलर की अहमियत का मतलब नहीं कि यूएस की अहमियत। 70% दुनिया के ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डॉलर में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारी ट्रांजैक्शन यूएस करता है। मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। कोई भी करेंसी होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। एक होता है यूनिट ऑफ अकाउंट, कि हम इससे किसी चीज की मूल्य निकाल सकते हैं। दूसरा है मीडियम एक्सचेंज, क्या इससे हम किसी और को पैसे देकर किसी भी कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं। ये 2 चीज आप समझिए, मीडियम ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम एक्सचेंज। 3 फंक्शन किसी भी करेंसी के होने चाहिए। अब देखिए, नेशनलिज्म तो बड़ी अच्छी चीज है। इस समय दुनिया में इंडिया का टोटल ट्रेड इज अबाउट 3% to 4% ऑफ वर्ल्ड। अब 3 या 4% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, बाकी 96% को कहेगा कि हमारी करेंसी में इनवॉइस करो, ये तो होगा नहीं। 1 ओके। अब ये कब चलता है, इसका अहमियत कब आती है? अब सिंह साहब ने ठीक कहा कि कुछ देश हैं, जर्मनी, जापान, इनकी करेंसी हार्ड करेंसी है। उसका मतलब क्या होता है कि मैं येन लेकर कभी भी जाके डॉलर ले सकता हूँ, कभी भी जाके मार्क ले सकता हूँ, ओपन मार्केट में, मुझे कोई परमिशन नहीं चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, रूबल, येन, ये चाइनीज रेमनिंबी और इंडियन रुपी हार्ड करेंसी नहीं है। तो मैं किसी को रुपया दे के नहीं कह सकता हूँ कि मेरे को इसके बदले डॉलर दीजिए। तो ये रुपी, ये जो सॉफ्ट करेंसी को कहते हैं, ये यूनिट ऑफ अकाउंट हो सकते हैं, ये मीडियम एक्सचेंज नहीं हो सकते। ये सॉफ्ट और हार्ड की जो बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा उसको समझाइए। क्या ये फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्शियली कन्वर्टेबल का अंतर है जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, सुनिए,
जो रुपया जो हार्ड करेंसी होती है वो फुल्ली कन्वर्टेबल होती है। आप किसी भी करेंसी में आपको कभी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मैं कोई भी चीज डॉलर में बेचकर उससे जर्मनी से मार्क में एक्सचेंज कर सकता हूँ एंड जर्मनी विल नॉट से नो। अब देखिए, तो ये है हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी हमारी वो होती है जो इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीली ट्रेडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी भी कोई चाहे तो अपना कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकता है इन रुपीस। ओनली करेंसी करंट अकाउंट अप टू अ सर्टेन लेवल। तो इंडियन करेंसी along with ruble and yen, along with ruble and renminbi is not a hard currency। अब मैं इसका ये हार्ड करेंसी छोड़िए, इससे आपने ग्राहकों को गुमराह मत करिए, मतलब समझिए। जी जी, ये चलता कब है, ये कब चल रहा है, ये कब चल जाता है जो हम आजकल ये वॉस्ट्रो अकाउंट सेटअप कर रहे हैं। क्या होता है, अगर दो देशों का ट्रेड जो है उनकी अपनी कमोडिटीज में बैलेंस्ड है, मतलब अगर मैं 100 रुपये का ट्रेड करूं और 100 रुपये का इंपोर्ट करूं रशिया से, तो मेरा ट्रेड बैलेंस्ड है। तो इसमें आराम से जैसे वो कहते हैं बार्टर ट्रेड होती है, उसको आप आराम से वॉस्ट्रो अकाउंट एंड इनवॉइसिंग इन लोकल करेंसी कर सकते हैं। लेकिन कल मुझे ये बताइए, सिंह साहब ने कहा यूएई आपका आज के दिन लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। आप क्या सोच रहे हैं, यूएई आपके सारे जो पेमेंट है वो रुपीज में ले लेंगे? नहीं, वो उतने को लेंगे जिससे वो रुपये में खरीद सकते हैं जो इंडियन चीजें हैं। तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स होना जरूरी होता है जब हार्ड करेंसी नहीं होती है। तो सुनिए, जो सॉफ्ट करेंसी होती है जैसे रुपये है, वो तभी चलती है इन वॉस्ट्रो अकाउंट जो कहते हैं बार्टर ट्रेड अकाउंट, जब दोनों का ट्रेड करीब बैलेंस्ड। अब देखिए, रशिया में हमको बहुत फायदे हैं ये रूपी ट्रेड करने में। इसलिए फायदे क्यों है, क्योंकि हम रशिया को बहुत कम बेचते हैं और रशिया बहुत कुछ खरीदते हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ करेंसी। अब आप देखिए, ये देखिए इसमें नेशनल मत लाइए। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है। आपसे ये जो समझना काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। रशियन से पूछिए कि क्या वो अपनी सबमरीन की वैल्यू हमको रुपीज में बेचेंगे? कभी नहीं बेचेंगे। अब यू चेक विद मी, डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, आस्क अ रशियन ट्रेडर कि आप अपनी हमको एयरक्राफ्ट भेजते हैं। पंत साहब, इसीलिए शायद आरबीआई ने कहा कि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी, ये एक अल्टरनेट व्यवस्था होगी, कॉम्प्लीमेंट्री व्यवस्था होगी, और जिससे कम से कम थोड़ी तो मजबूती आए रुपए में। भले ही ठीक है, अभी हम 3-4% हैं, कभी हम 25-30% हुआ करते थे वर्ल्ड ट्रेड का, मुझे याद आ रहा है। बहुत साल पहले नहीं हुए। क्या वो स्थिति नहीं आ सकती? और अगर आएगी तो हम डोमिनेट करेंगे फिर से। चलिए, मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपसे समझना, चूंकि आप प्रोफेसर हैं, इसलिए मैं ये सवाल इस तरह के कर सकता हूं कि आम आदमी को भी समझ में आए कि भाई हम इस वक्त वाकई हमारी वास्तविक स्थिति है क्या, और हम कैसे जो भी कदम उठा रहे हैं वो हमारे कैसे हित में। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं चर्चा में, रुपए के बढ़ते रुतबे पर हम चर्चा कर रहे हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। पूरी करी है, पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, आजादी की बोझ से हम बंधे वचन की डोर से। भारत के जन का धन संभाले है लगा के मन, हमने लिया था सेवा
हम अपने देश सेवा का भाव कभी न कम होने की कसम लेते हैं। देश सेवा की कसम। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम चर्चा में जो रुपए में बढ़ता एक तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और प्रोफेसर मनोज पंत जी, पूर्व कुलपति IIFT इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर चरण सिंह साहब जो कि ईग्रो फाउंडेशन के CEO हैं और RBI में काम कर चुके हैं, बहुत सारे बैंकों में इन्होंने काम किया हुआ है। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चरण सिंह साहब, अभी चर्चा ब्रेक के पहले पंत साहब कह रहे थे कि हमारा शेयर कम है, हमने शुरुआत की है, इसका असर तभी अच्छा दिखेगा जब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, 50-50 नहीं 40-60 के आसपास अगर हम ट्रेड कर रहे हो तो ये वेस्ट्रो अकाउंट या रुपए में कारोबार करना हमारे लिए फायदे का सौदा साबित होगा। लेकिन सर, हम ये देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं भारत की तरफ से, चाहे वो G20 के मोर्चे पर CBDC जैसे जो व्यवस्थाएं जिसमें भारत ने लीड ली उसके लिए सबको परस्यू करना हो, या फिर जब अमेरिका ने ये पाबंदी लगाई या यूरोपियन यूनियन ने जब पाबंदी लगाई रशिया के ऊपर, तो फिर हमने ये वेस्ट्रो अकाउंट की जो शुरुआत की। धीरे धीरे ये जो पॉलिटिकल या फिर कहें कि जो डिप्लोमेटिक हमारे जो कदम है फाइनेंशियल मोर्चे पर, फाइनेंस के ट्रैक के मोर्चे पर, वो एक लंबी अवधि में फायदा देने वाले शायद कदम होंगे। शॉर्ट टर्म में हमें शायद उतना अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत ही सोच समझ करके हम एक लॉन्ग टर्म का गेम शुरू कर रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल है, लॉन्ग टर्म ठीक है आप जो कह रहे हैं, पर इसमें शॉर्ट टर्म में भी बहुत फायदे हैं। कुलपति जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा ट्रेड का शेयर 3 से 4% है, पर 200 देश हैं धरती पे, तो 200 देशों में से अमेरिका का शेयर ट्रेड का मेरा ख्याल करीब 18% है, तो इसलिए बाकियों का भी कोई शेयर बहुत ज्यादा नहीं है। तो 3 से 4% शेयर बहुत बड़ा शेयर होता है। और ठीक है कि जापान, चीन, अमेरिका का शेयर थोड़ा हम लोगों से ज्यादा है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि सारी दुनिया रुपए को लेके आगे बढ़े, हम लोग ये कह रहे हैं कि जो 18 देशों के साथ हमने वेस्ट्रो अकाउंट शुरू किया है, उन देशों के साथ जब हम व्यापार करेंगे हमें डॉलर के बीच में मध्यस्थता की जरूरत नहीं, हम इतना कह रहे हैं। शुरुआत हो गई। जहां तक रशिया रूपी रूबल रेट की बात है, मैं तो रिजर्व बैंक में इंटरनेशनल ट्रेड के डिपार्टमेंट में काम करता होता था, कुलपति जी तो जानते होंगे, मेरी उम्र से मिलते जुलते हैं। रूपी रूबल रेट हम लोगों ने बहुत साल किया है। सबमरीन के हम 10 सबमरीन खरीद सकते थे उसमें, तो अपने रेट पे हम खरीदते थे। पर ठीक है, जब 1991 में रशिया क्रम्बल किया, उसके बाद जो जिस तरीके का व्यापार ने नया शक्ल लिया, उसमें फिर डॉलर की अहमियत बढ़ती जी, उसमें तो कोई राय नहीं है, और यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। और उसके बाद जब यूरो बना लेटर, उसमें फिर जर्मन मार्क वगैरह सब मर्ज होके यूरो में आ गए, और यूरो को अपना अमेरिका के निस्बत आने में काफी टाइम लगा। उतनी देर में पाउंड स्टर्लिंग काफी पीछे हट गया। पाउंड स्टर्लिंग तो 1947-48 के बाद एक बार जब वर्ल्ड बैंक IMF 45 में बन गए थे, तो पाउंड स्टर्लिंग की हेजमनी कम होनी शुरू हो गई। तो कहने का मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं कि जिस तरीके का हमारा देश है, जो भी हमारी ट्रेड में मात्रा है छोटी है, पहले तो 1%, 1.6% के आसपास हम घूम रहे थे, अभी ये काफी बढ़कर कुछ ही वर्षों में 3% हो गई है। पिछले साल PLI स्कीम के कारण हम लोगों ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट क्रिएट किया है कोविड के बावजूद। तो ये छोटे छोटे जो कदम है, ये एक किस्म का, ये छोटे कदम है, ये एक किस्म का देश में जो फेथ है, देश की करेंसी में जो फेथ है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म में वेस्ट्रो अकाउंट, जो कोविड के बाद जो स्थिति बनी, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जो स्थिति बनी, जिसमें इतना स्ट्रेन आ सकता था, और जो इंटरनेशनल रिजर्व्स में हम लोग रोज बैठ के गिनते थे कि कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े, कितने मिलियन कम हो गए, उस पे जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ये कहने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। मैं एक छोटा सा फिर से ब्रेक लेता हूं। पंत साहब, मैं ब्रेक के बाद वापस आपके पास आऊंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो हमारा भविष्य है उस पर क्या असर पड़ेगा अगर हम रुपए में ट्रेड करने का जो प्रोपोर्शन है उसको बढ़ाते जाते हैं भविष्य में। तो छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं चर्चा में। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान,
सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। स्वागत है आपका पंत साहब। तो आपसे यही सवाल कि अब मान लीजिए अभी हम $750 इस साल उम्मीद कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज ट्रेड हम क्रॉस कर जाएंगे। अगले 10 सालों में जहां हम सोच रहे हैं कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे और मुझे लगता है कि आयात निर्यात के आंकड़े भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ने चाहिए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा आपके लिहाज से अगर हम रुपी ट्रेड को बढ़ाते हैं आगे? तो एक मैं फिर से एक चीज और दोहरा दूंगा। देखिए, सिंह साहब ने ठीक कहा कि हम वैसे 4% पे नहीं है, वो तो सर्विस पे है। कमोडिटी ट्रेड में हमारा परसेंटेज अभी वही है, करीब 2.5%। बट एनीवे जी, यूएस का शेयर 18% है, करेक्ट। बट अगर आप उनका शेयर देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, दैट इज 80%, 70%। क्या मतलब होता है? दुनिया के देश चाहे वो यूएस से ट्रेड ना करे, वो अपनी इनवॉइसिंग डॉलर में करते हैं। और ये कौन है? यूएई। हमारी अपनी कंपनीज, हमारी अपनी ऑयल कंपनीज क्या ये तैयार होंगे कि जो वो एक्सपोर्ट करते हैं अपना, हमारा मेजर ऑयल ऑनर है, ऑयल ये प्रोसेस्ड ऑयल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो मेजर फॉरेन एक्सचेंज ऑनर है। क्या वो तैयार होंगे कि उनकी इनवॉइस किसी और लोकल नॉन हार्ड करेंसी में हो? कभी नहीं मानेंगे, कि उनको अपना भी खरीदार नॉन हार्ड करेंसी में करता। उसको छोड़िए, इसका मैं ये जो आजकल जो चल रहा है रुपी डिपॉजिट, नॉस्ट्रो अकाउंट, इसका कोई यूएस की डॉलर से मुकाबले की कोई बात नहीं है। ये एक बेबी स्टेप्स काफी टाइम से ठीक हो रहे हैं। क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हल्के हल्के वर्ल्ड कन्वर्टिबिलिटी की तरफ जाएं। हमको पता है कि देयर इज ओनली वन सिंपल वे टू मेक इट। आप अपना रुपी को पूरा कन्वर्टेबल कर दीजिए ऑन कैपिटल अकाउंट, लेकिन दैट इज डेंजरस, नो वन विलिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लेट्स ट्राई विद रशिया। अब रशिया इस समय क्यों तैयार है? क्योंकि दुनिया में और कोई उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकता, बिकॉज यूएस सैंक्शंस है। अब आप देखिए चाइना को, देखिए चाइना की सबसे ज्यादा लड़ाई है यूएस से, लेकिन चाइना की जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सब यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्टेड है। इसका मतलब कि यूएस इज नॉट जस्ट ट्रेड वैल्यूज, इट इज द कंट्री फॉर विच रीजन। देखिए इसमें खरीद ये कारोबार में सेंटिमेंट नहीं होता है। जी जी, जो कंट्री सोचती है कि स्टोर ऑफ वैल्यू सबसे बेस्ट डॉलर की है, वही होती है और कुछ नहीं। तो ये किसने कर रहे हैं हम, एंड दैट इज अ करेक्ट स्टेप। आप देख रहे हैं कि लेट अस स्लोली एक्सपैंड। अगर आपकी जो बायलैटरल वक्त मेरे पास कम है जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि पर्पस ये है कि वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबल। जब वो आएगा देन वी कैन रिविजिट डिस्कशन। मुझे उसके लिए शायद एक नया प्रोग्राम करना पड़ेगा, जब मैं कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं उस पर आप दोनों ही मेहमानों से समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपने जैसा कहा कि बेबी स्टेप है, लेकिन अगर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किसी भी देश में कारोबार को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है तो भारत को भी ऐसा करना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने ऊपर अपनी आत्मनिर्भरता या फिर अपने आप को मजबूत बनाना, इसमें कहीं भी डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली या कहें पॉलिटिकली कुछ भी गलत नहीं कहा जा सकता। और जिस तरह से आप दोनों ही मेहमान मान रहे हैं कि ये हमारे लिए अभी फिलहाल
फायदे का सौदा है और आगे चल करके इससे कम से कम कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। इतना तो आप लोग शायद इस पे हो, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो डी-डॉलराइजेशन की दिशा में ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं वो रुपए के बढ़ते रुतबे की तरफ इशारा करते हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि और भी अच्छी खबरें इस मोर्चे पर आ सकती हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।